अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाम इनका विक्रम सिंह है और 8 बजे सुबह में 18/8/1983 अलवर राजस्थान। सवाल इनका है नौकरी कब तक मिलेगी। 1983 के हैं आप, नौकरी ढूंढते ढूंढते आधी उम्र तो बीत जाएगी, कब तक ढूंढेंगे। अब आप अपनी कुंडली में देखिए तो राहु उच्च के बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति है। सिंह लग्न की कुंडली सरकारी नौकरी करने वाली होती है। व्यक्ति किसी से समझौता नहीं करता, उसके पास अदम्य साहस होता है, पराक्रमी होता है, बलिष्ठ होता है। लेकिन कब तक सरकार के पीछे भागेंगे। मैं तो यही बात बार बार कहता हूं, क्योंकि गुरु का प्रभाव ठीक बैठा है। गुरु इस कुंडली में अच्छे भी होते हैं। पंचम के अधिपति, धनु राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव था। इस वजह से काम आपका और मन आपका परेशान रहा। आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, पूर्णेंदु बनाने के लिए तत्पर होते हैं। पत्नी जो होती है वो माता के पक्ष से बहुत ही उसका संबंध अच्छा होता है, मतलब माता से संबंध अच्छे होते हैं। इन्होंने सवाल आगे पूछा है कि पैतृक संपत्ति के लिए झगड़ा चल रहा है। समझिएगा ये क्यों हो रहा है। जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति या पैतृक संपत्ति के भाव के अधिपति, पैतृक संपत्ति को जब भी देखना हो तो द्वितीय भाव, छठे भाव और नवा भाव, इनको देखना होगा। तो यहाँ के अधिपति लग्न में, पर एक बड़ी अद्भुत बात है मैंने जो गौर करी है कि सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार वो जहां जहां के अधिपति होते हैं और जहां पे वो बैठे होते हैं उस भाव के फल को निचोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। तो इस वजह से आपका काम यहां से बिगड़ना शुरू हुआ है, पक्की बात है। 12वें भाव के अधिपति आकर के आपको यश कम दे रहे हैं और आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। गुरु, राहु और केतु के संपर्क में आने से कई बार कमजोर हो जाते हैं। और मंगल जो जन्म कुंडली में पराक्रम के बाद पराक्रम करने का कारक होता है, आपकी कुंडली में नीच का है। इस कुंडली का भाग्येश नीच का, जिसका नीच भंग भी हो रहा है। क्योंकि गौर करिए तो गुरु की उच्च राशि में ही मंगल बैठे हैं और गुरु उसको देख रहे हैं केंद्र में आकर के। और ये एक अच्छी बात है कि मंगल का नीच भंग यानी कि भाग्येश का नीच भंग हुआ है। लेकिन गौर करिए, मैंने ये बात कई बार कार्यक्रम में कही है कि कभी भी नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग इस बात पे फल देने के लिए निर्भर करते हैं कि लग्न और लग्नेश की स्थिति कैसी है। आपकी कुंडली में लग्न और लग्न के नक्षत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली का जो नक्षत्र बना है वो बना है उत्तरा फाल्गुनी का, और गुरु इसके चरण के अधिपति होते हैं। पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। लग्न बना सिंह सूर्य का, गुरु आपके कुंडली के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते हैं और स्वयं गुरु इसके चरण के अधिपति होते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्न के अधिपति बने, लग्न में ही बैठे हैं, लग्न बली है। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा तो उसके साथ और कौन बैठा, तो तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। और सिंह लग्न की कुंडली के लिए लाभ और धन के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। यह संपत्ति तो मिलेगी जरूर, क्योंकि दशम भाव के छठे भाव के अधिपति शनि जाकर के उच्च के बैठे हैं, इस भाव से चतुर्थस्थ हुए हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। संपत्ति जरूर मिल जाएगी, ये बात पक्की है। क्योंकि छठे भाव के अधिपति का संबंध जब नवम भाव से बन जाता है तो निसंदेह ही उसको पैतृक संपत्ति मिल जाती है, धन भाव के अधिपति भी। लेकिन आपका व्यक्तित्व थोड़ा कमजोर है इस वजह से, क्योंकि मंगल पूर्णतया नीच के हो रहे हैं। अलग बात है कि उनका नीच भंग हुआ है। अब आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति त्रिकोण में आकर के आपके यश को कमजोर कर रहे हैं। उसके पीछे, उसके आगे कोई ग्रह नहीं। और यहाँ के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठ करके इस भाव को बल भी दे रहे हैं। लेकिन इस भाव के सुख के बारे में जब आप विचार करते हैं तो यहाँ पे गुरु और राहु केतु का प्रभाव बन रहा है। यहाँ पे गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं, इससे गुरु को बल नहीं मिल रहा, यानी कि उसका डिस्पोजिटर जो प्लेनेट है वो कमजोर है, अकुला रहा है, परेशान सा है। गुरु अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति उच्च के हैं और इस कुंडली में वो अच्छे नहीं होते। सप्तम और छठे के अधिपति होकर के मारक हो जाते हैं और इस कुंडली में दूसरे मारक के रूप में चंद्रमा बनते हैं। पर यहाँ पे वो सामान्यतया अच्छे परिणाम करेंगे न चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि सूर्य के वो परम मतलब अच्छे मित्र होते हैं, उनके साथ उनका संबंध अच्छा होता है।
राहु बहुत बढ़िया, मतलब होना तो बहुत अच्छा चाहिए व्यक्ति के साथ, लेकिन दशमांश कुंडली को गौर करिए तो ये स्थिर लग्न का निर्माण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे काम होगा। और दशम स्थान के अधिपति जो शनि बनते हैं वो शुक्र के साथ बैठे हैं। वो शुक्र कौन है? छठे भाव का अधिपति। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और प्रतियोगिताएं शामिल रहती हैं और निसंदेह व्यक्ति के जीवन में परेशानी बनी रहती है। दूसरी बात है कि आप अपनी कुंडली में जरा गौर करिए तो गुरु हर जगह राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। ये मंगल जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्रों में ले जाने वाले बन तो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी रोजगार कमजोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना, उच्च के सूर्य और चंद्रमा एक साथ, यहाँ पे यश मिल रहा है। इस कुंडली में कमजोर कौन सा पक्ष बन रहा है? इस कुंडली में कमजोर ये पक्ष बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा ने कमजोरी बनाई है वही कमजोरी हो रही है, क्योंकि 12वें के अधिपति और मंगल जो बनते हैं सुख के अधिपति होकर के आप विदेश जाने के बारे में, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के बारे में क्यों विचार नहीं करते? आप दूर जाइए। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति बैठे हैं। हालांकि कई बार ये चीजें होती हैं कि अगर हम घर के निकट भी रहें तो भी हमारा काम बनेगा। तो मैं अगर जो आपकी कुंडली में दशा देख रहा हूं, इसके आधार पर 2026 तक अभी आपको अपने जन्मस्थान से दूर रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने निकट आ सकते हैं। कुंडली में सूर्य सबसे अच्छी स्थिति में बैठे हैं। लग्नेश अगर बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति का व्यवहार ठीक रहे, व्यक्ति का व्यक्तित्व ठीक रहे, व्यक्ति का प्रभाव बहुत अच्छा रहे, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में हैं, कमजोरी नहीं है। क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति मघा, नक्षत्र का अधिपति केतु जन्म कुंडली में गुरु के प्रभाव में आ रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। आप जरा ध्यान से समझिए, बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में। बुध कौन है? लाभ के अधिपति, व्यय भाव के अधिपति, सब कुछ प्राप्त होने वाले भाव, सब कुछ प्राप्त होने वाले भाव को देखने के कारण व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होने के आसार कई बार रगड़ करके, मेहनत करके, यह कई बार बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद प्राप्त होती है। नहीं तो 1983 के व्यक्ति के जीवन में यह सवाल नहीं होना चाहिए कि अभी तक रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई है और अभी तक विलंब नहीं हुआ है। विलंब क्यों हुआ है? क्योंकि अभी मैंने कल ही परसों एक बात कुंडली देखी थी, 1999 का लड़का और बहुत अच्छे तरीके से नौकरी में है। अलग बात है कि उसकी समस्या थी कि वो प्रमोशन के लिए उतारू था, लेकिन 1983 का व्यक्ति अगर ये सवाल पूछे कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैं रोजगार से मुक्त हूं या फिर मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई समस्या बन रही है। और उसके पीछे के मेन जो प्रमुख कारण बन रहे हैं वो सूर्य, बुध और शुक्र के एक साथ बैठने के कारण हो रहे हैं। क्योंकि ये तीनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो परेशानी दे देते हैं, और निस्संदेह ये परेशानी है। आप जरा नवांश कुंडली में देखिए तो बुध लग्न में बैठ रहे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के। आप रोजगार अपना भी कर सकते हैं, क्यों अपना नहीं कर रहे हैं? केमिकल का सेक्टर आपकी कुंडली के लिए बनता है, लेकिन उसमें और भी कई सारी चीजें, चंद्रमा से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी कुंडली में आप मैकेनिक्स, मशीनरी, जो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम सेक्टर का कारोबार, ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार, उसके बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उससे संबंधित मशीनरी का क्षेत्र आपकी कुंडली में बनता है। आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में मंगल यहां बैठे हैं और ये जन्म कुंडली के सप्तम के अधिपति होते हैं। ये इशारा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति खुद का काम भी कर ले। हम कुंडली को समझते नहीं और कई बार भेड़ की तरह चल रहे होते हैं, ये समझने की बात है। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में नवम भाव के अधिपति नीच के, भाग्येश नीच के हो गए। हालांकि उनका नीच भंग हुआ है, मैं ये बात कहता हूं, लेकिन कई बार हमारे वो कर्म पे वो बात जाकर के टिक जाती है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं और आपकी कुंडली में अग्नि बड़ी तेज चल रही है। मतलब चाहत बड़ी तीव्र, महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची और व्यक्ति का प्रभाव भी बहुत बढ़िया है। व्यक्ति कमजोर नहीं है, पर समस्या यह है कि वो अपनी शर्तों पे काम करना चाहता है और वो शर्त आज के जमाने में पूरी होने वाली नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अपने आप को एकोमोडेट करना ही होगा, बदलना ही होगा। अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। अब आप देख लो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कहीं आप इतने ज्यादा अपने ऊपर ही हावी नहीं है कि आप अपने आप को बदल ही नहीं रहे और सामने वाला आपको आपके इंतजार में बैठा है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आपका काम करूंगा नहीं, या काम आपको काम नहीं दूंगा। क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र के साथ बैठ रहे हैं। शुक्र के साथ यानी कि संबंध जो आने वाले होते हैं, संबंध जहां से आता है विवाह के लिए, उस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। वो कमजोर नहीं है
और न ही उनके नक्षत्र को अगर देखता हूं तो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया बैठे हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अधिपति सूर्य वहीं निकट बैठा है, तो कमजोर तो नहीं है। सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इस वजह से ये समस्या बनी है। अगर ये यहां बैठे होते तो भी परेशान करते, अगर ये यहां बैठे होते तो भी परेशान करते। बैठना तो साथ ही चाहते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो कई बार कष्ट भी देने लगते हैं, ये बात भी दिखती है। गुरु राहु और केतु के संपर्क में क्या रहने के कारण यह समस्या बनी, क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो उच्च के हैं, यानी कि विवाह होगा जरूर, क्योंकि उस भाव से संपर्क में गुरु बन रहे हैं, उस भाव से केंद्र में है, इस भाव से केंद्र में राहु उच्च के बैठे हैं, इस भाव पे सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, केतु की दृष्टि, केतु का प्रभाव और सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव। इस भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ गए, नवम पंचम, और इस भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि चार चार ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगा तो वो भाव परेशान हो जाता है और निसंदेह वो अपनी एनर्जी खो बैठता है या कंफ्यूजन में चला जाता है, या फिर उसको ये बात फिर पता नहीं चलती है कि मुझे करना क्या है। इस वजह से कई बार चीजें लटकती भिड़ती 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 कटती पड़ती सी रहती है। इस वजह से गणेश जी की आराधना करनी है। इस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन या शिव जी को सफेद पुष्प की माला, अगर हो सके तो सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ्य करिए, या अगर संभव हो तो मैं समझता हूं कि आपको विवाह नहीं हो रहा तो आपको कम से कम मैं एक मंत्र दे दूंगा। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो गनीमत से, कई बार लोग नहीं देखते ही नहीं है, मुफ्त वाले कार्यक्रम तो लोग देखते ही नहीं है। तो कई बार अगर आप देख रहे हो बदकिस्मती से, या फिर आपकी स्थिति बनती हो कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो मुझे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको एक वो दे दूंगा, मंत्र दे दूंगा, जिसके जपने से आपकी शादी वाली समस्या तुरंत ही खत्म हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो बुद्धिहीन होता है वो मुझे जान ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हिंसक बना होता है कि वो उसके अंदर मुझे पहचानने की शक्ति ही नहीं होती है। कई बार हम परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ एक शरीर या फिर एक मूर्ति मान करके ही भूल कर बैठते हैं। सच्ची बात है, हम कई बार सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को देख चुके होते हैं या देख रहे होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कण कण में जो विद्यमान है वो उस मूर्ति में भी उतना ही विद्यमान है जितना वो किसी जीव के अंदर, आपके अंदर जो उपस्थित परमात्मा का अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, बैठा हुआ है, वो आत्मा परमात्मा का एक निहित और छोटा सा अंश मात्र है, लेकिन फिर भी वो अंश होने के बावजूद भी परिपूर्ण है, क्योंकि वही ईश्वर का रूप है और उसके ही रूप के रूप में आप विद्यमान हो। इस पे संशय करने वाली कोई बात ही नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।